हेलो स्टूडेंट, आपका CSUR ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आवेशों के बारे में, आवेशों के गुण धर्म। यानी आज हम पढ़ेंगे आवेशों के गुण धर्म के बारे में। आवेशों के मुख्य रूप से 4 गुण धर्म होते हैं। देखिए कौन कौन सा। आवेशों का योजात्मक, दो नंबर आवेशों का संरक्षण, 3 नंबर आवेशों की निश्चरता, निश्चरता या निश्चितता, 4 नंबर आवेशों का क्वांटीकरण। कितने हैं? 4 गुणधर्म है। कौन कौन से? आवेशों का योजात्मक, आवेशों का संरक्षण और आवेशों की निश्चितता और आवेशों का क्वांटीकरण। सबसे पहले बात करते हैं आवेशों का योजात्मक के बारे में। देखिए क्या आवेश की योजात्मक। आवेशों का योजात्मक, आवेशों का योजात्मक यानी आवेशों का वह गुण है जिसमें किसी निकाय का कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि मैं आपको परिभाषा लिखता हूं। आवेशों का योजात्मक वह गुण है जिससे आवेशों जिसमें किसी निकाय का कुल आवेश निकाय यानी विषि निकाय में उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी आवेशों का ये योजात्मक वह गुण है जिसके अनुसार यदि कोई निकाय ले रहे हो आप और इस निकाय में कुल आवेश का मान ज्ञात करना है, तो उसी निकाय में सभी जितने भी आवेश है उन सभी का बीजगणितीय योग करना होगा। यानी कुल आवेश का मान निकालोगे तो सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करना होगा आपको। समझे? जैसे मैं ले रहा हूं, देखो यदि किसी निकाय में n आवेश है, कितने आवेश हैं? n आवेश क्रम से
Q1, Q2, Q3 डैश Qn है। यानी किसी निकाय है उसमें मान लीजिए टोटल n आवेश हैं, Q1, Q2, Q3 इस प्रकार Qn तक। तो कुल आवेश यानी निकाय में कुल कितना आवेश है उसका मान निकालोगे। कुल आवेश को मैं Q लिख रहा हूं, तो इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश Qn हो गए। समझे? यानी आवेशों का योगात्मक दोबारा समझ लीजिए वह गुण है जिसमें किसी निकाय का कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। आगे एक उदाहरण देता हूं, मैं निकाय ले ही लेता हूं। जैसे ये मैंने एक क्या लिया है, निकाय लिया, समझ गए? इस निकाय में कूलाम मैं 2-3 क्या ले रहा हूँ, अलग अलग आवेश ले रहा हूँ। जैसे 5 कूलाम, 7 कूलाम नेगेटिव और 8 कूलाम। तो इसका मेरे को टोटल आवेश या नेट आवेश निकालना। नेट आवेश का मतलब कुल आवेश निकालना है, तो इन सभी आवेशों का क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो कुल आवेश Q बराबर कितना होगा, सभी को जोड़ दो आप। बराबर 6 कूलाम। कितना उत्तर आ जाएगा, 6 कूलाम। यह है कुल आवेश का मान। इस प्रकार आपको कोई भी नंबरिकल या दे दे कि कोई निकाय दे दे और उसमें अलग अलग आवेश दे दे और आपको पूछे नेट आवेश कितना होगा, तो उन सभी आवेशों का आपको योग करना होगा। यह है आवेशों का योगात्मक गुणधर्म। आगे पढ़ेंगे आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। संरक्षण नियम क्या है? इस नियमानुसार किसी विलगित निकाय में नेट आवेश यानी कुल आवेश सदैव नियत रहता है। यानी आवेशों का संरक्षण नियम यह है कि इसके अनुसार कोई निकाय होता है, विलगित निकाय। देखो निकाय वो होता है ब्रह्मांड का वो भाग जो आप अध्ययन के लिए चुनते हो, वो हो गया निकाय। और विलगित निकाय ये भाग होता है कि वो निकाय जिसमें न तो बाहर के आवेश अंदर आ सकते हैं और न अंदर के बाहर जा सकते हैं। तो किसी विलगित निकाय में कुल आवेश का मान यानी टोटल आवेश है, नेट आवेश है, वो सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, हमेशा के लिए
नियत रहता है। आवेश को न ही हम नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, तथा आवेश को न ही नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न। हाँ, एक बात है, घर्षण विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा या प्रेरण विधि द्वारा इन आवेशों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्थानांतरित कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूं, तथा आवेशों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी ये स्थानांतरित होते हैं। क्या होता है? स्थानांतरित होता है। समझ गए बात? अब हम करेंगे इसके आधार पर उदाहरण। एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले उदाहरण लेता हूं मैं, शून्यीकरण या विन्यासीकरण अभिक्रिया का। शून्यीकरण अभिक्रिया ये होती है कि इसमें अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व तथा अभिक्रिया के बाद कुल आवेश का मान हमेशा कितना होता है? शून्य होता है। तो एग्जांपल लेता हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन है और उसका प्रतिकरण लिया है मैंने पॉजिट्रॉन। समझ गए? इन दोनों पर समान परिमाण के आवेश हैं, लेकिन ये आवेश हैं दोनों आपस में विपरीत हैं। एक तो धनावेश होगा और दूसरा ऋणावेश होगा। ये जब दोनों ही आपस में टकराते हैं तो एक किरण का निर्माण करते हैं। वो किरण आपकी गामा किरण आप जानते हो हमेशा के लिए क्या होती है? उदासीन होती है, और जिसकी ऊर्जा कितनी उत्सर्जन होती है? 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब किसी निकाय से या किसी क्षेत्र से गामा किरण गुजरती है तो उसमें से दो कण उत्सर्जित होते हैं, वो है आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। याद ये रखना है कि ये अभिक्रिया हुई है उससे पहले के आवेश देखो, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, टोटल योग करोगे 0, तो आवेश कितना हो गया? 0। गामा किरण उदासीन होती है और गामा किरण से दो कण उत्सर्जित होते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो ये हो गया शून्यीकरण। अब देख लीजिए, इधर भी टोटल आवेश 0 है, इधर भी कितना है? 0 है। तो ये क्या आवेश संरक्षित हुए? अगला उदाहरण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का लेता हूं मैं। 92 यूरेनियम 234 पर 0 नाइट्रॉन की इसकी क्या करते हैं? बौछार करोगे आप तो 90 थोरियम 234 प्लस 2 हीलियम 4, ये है एल्फा। देख लीजिए, ये होता है परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों ही आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ गए बात? अब आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक सामान्य अवस्था में परमाणु होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो 92 प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 92 हो गए। तो ये लो 92 इलेक्ट्रॉन। ये अभिक्रिया से पूर्व की बात हुई है। हाँ, अब अभिक्रिया के बाद देख लीजिए, ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 90। ये कितने हैं? +2। टोटल कितने हुए? 92 इलेक्ट्रॉन। इधर कितने हैं? 92। क्या आवेश दोनों तरफ सुरक्षित है? हाँ है। दोनों तरफ 92 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे एक और उदाहरण ले लेते हैं।
अगला एक उदाहरण देखो, Na प्लस क्लोरीन, दोनों ऑक्सीडेटिव हुए क्या आपस में जुड़े, क्या बने NaCl बन गए। अब मैं आपको एक सहारण बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखना आप। ये तो है अभिक्रिया से पूर्व की बात, ये है आपकी अभिक्रिया के बाद यानी पश्चात, समझे बात। अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया के बाद। यहां लिख रहा हूं धनावेशों की संख्या, यहां लिख रहा हूं ऋणावेशों की संख्या। और यहां लिख रहा हूं कुल आवेशों की संख्या। और यहां लिख रहा हूं मैं नेट आवेश यानी कुल आवेश, समझे। देखिए ये अभिक्रिया, ये वैसे अभिक्रिया से पूर्व तो अभिकारक हो गया, और अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो इसमें तो आपको देखना है अभिकारक की तरफ इसकी बात करूंगा, और इस कॉलम की बात करूंगा तो देखना है आपको उत्पाद की बात। तो देखिए धनावेशों की संख्या किसमें, अभिक्रिया से पूर्व कितनी है, सोडियम के ऊपर कितना आयन है, 1। अभिक्रिया के बाद यानी उत्पाद में कितना है ही नहीं, 0। ऋणावेशों की संख्या कितनी है, 1। अभिक्रिया के बाद उत्पाद में कितनी है, 0। कुल आवेशों की संख्या, ये एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो दोनों कितने हुए, 2। यहां कितने हुए, 0। अब ये क्या है, ये तो आवेशों की संख्या पूछी थी, और ये क्या पूछ रहा है, नेट आवेश यानी कुल आवेश। तो कुल आवेश मैंने अभी योजनात्मक में बताया, किसी निकाय का कुल आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, सभी आवेशों को जोड़ेंगे। तो इसमें पहले ये जोड़ूंगा मैं, तो धनावेश और ऋणावेश दोनों को आपस में क्या करूंगा, जोड़ूंगा। 1 प्लस माइनस 1 कितने हुए, 0। ये तो वैसे ही 0। नेट आवेश कितना आया, 0। मैंने आपको पहले क्या बताया था, किसी विलगित निकाय में नेट आवेश हमेशा क्या होता है, नियत होता है। तो यहाँ पर एक बात और नोट करने की है कि किसी भी विलगित निकाय में ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि धनावेशों की संख्या, ऋणावेशों की संख्या और कुल आवेशों की संख्या संरक्षित रहती है या नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैं लिख देता हूं नोट, किसी विलगित निकाय में धनावेशों की संख्या कोमा ऋणावेशों की संख्या तथा कुल आवेशों की संख्या संरक्षित रह भी सकती है और नहीं भी, यानी इनकी संख्या सुरक्षित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन नेट आवेश का मान है वो हमेशा के लिए आपका नियत रहेगा। ये हुआ 2 नियम। अब बात करेंगे हम 3 नंबर नियम की।
अब बढ़ेंगे हम 3 नंबर आवेशों की निश्चलता। आवेशों की निश्चलता, इसके बारे में बात करें। निश्चलता या निश्चलता, देखिए क्या कहता है ये यह कहता है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश या किसी निकाय में कुल आवेश ये हमेशा के लिए नियत होता है, चाहे वस्तु हो चाहे प्रेक्षक हो, उसकी गति कितनी भी हो। यानी कहने का सीधा अर्थ ये हुआ कि आवेश है वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो मैं लिख देता हूं, किसी वस्तु पर आवेश समान होता है, चाहे वस्तु का वेग कितना भी हो। इसका कारण यह है कि आवेश कभी निर्देश तंत्र में शामिल नहीं होते हैं, और जिस वस्तु को निर्देश तंत्र में या जिस राशि को निर्देश तंत्र में हम शामिल नहीं करते हैं वो राशि किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करती है, यानी ये वेग पर निर्भर नहीं करेगी। आवेश वैसे देखा जाए एक अदिश राशि है, ठीक है। सीधा अर्थ हो गया आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। कहने का अर्थ ये हुआ Q विरामावस्था बराबर Q गतिशील अवस्था, यानी वस्तु गतिशील हो से विराम अवस्था हो, दोनों में आवेश का मान हमेशा के लिए क्या होता है, समान होता है। समझ गए बात। अब आता है एक सापेक्षवाद के सिद्धांत के आधार पर विशिष्ट आवेश, या मैं इसी में एक और इसका उदाहरण बता देता हूं। सबसे पहले कि मैंने लिया एक हीलियम परमाणु, क्या लिया, हीलियम परमाणु। हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं। अब लिए मैंने H2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर किसका निर्माण किया, हाइड्रोजन के अणु का निर्माण किया। समझिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन। समझिए। अब आप ये जानते हो कि परमाणु और अणु में प्रोटॉनों की गति होती है वो हमेशा के लिए क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी अणु होते हैं उसमें गति कम होती है, किसकी तुलना में, परमाणु की तुलना में। यानी गति वैसे देखा जाए गति नहीं होती है, केवल क्या होते हैं, नाभिक में कंपित होते हैं ये, लेकिन इसके चारों ओर कक्षों में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति है वो क्या होती है, दोनों में आपस में क्या होती है, समान होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनमें प्रोटॉनों की तो गति भिन्न भिन्न है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति क्या है, समान है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इनकी गति भिन्न भिन्न होने के बावजूद फिर इनके आवेश कौन है, मुख्य रूप से आवेश का जैसे आवेश वाहक होता है कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों की गति तो क्या है, इसमें समान है। तो हम कह सकते हैं गति भिन्न भिन्न हो, गति पर वो आवेश होते हैं वो निर्भर नहीं करते हैं। अब मैं लेता हूं सापेक्षवाद सिद्धांत के आधार पर एक विशिष्ट आवेश होता है उसको।
विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश किसी वस्तु का आवेश, किसी वस्तु का आवेश बटा उस वस्तु का द्रव्यमान, यानी Q/m। कहने का दिया किसी वस्तु का आवेश तथा उस वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात ही विशिष्ट आवेश कहलाता है। विशिष्ट आवेश का सूत्र हो गया आपका Q/m। ये विशिष्ट आवेश है, वेग पर निर्भर करता है, क्योंकि विशिष्ट आवेश मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? m पर। m क्या है? द्रव्यमान। अब यदि वस्तु गतिशील है तो उसका द्रव्यमान वाकायदे क्या होगा? परिवर्तन होगा, यानी विराम अवस्था में द्रव्यमान अलग होता है और गतिशील अवस्था में अलग अलग होता है। जब वस्तु गतिशील होती है उस समय यदि वस्तु का हम द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, यानी गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान सूत्र हो जाता है m बराबर m0√1 - v² बटा c²। तो ये m0 तो हो गया उस वस्तु का प्रारंभिक द्रव्यमान, यानी प्रारंभ या विराम अवस्था में द्रव्यमान कितना था? ये v हो गया वस्तु अब कौन से वेग से चल रही है, यानी वर्तमान का वेग। c क्या हो गया? प्रकाश का वेग। तो ये तीनों आपके पास, ये दोनों आपके पास उपलब्ध होंगे तो आप वस्तु की गतिशील अवस्था में क्या निकाल सकते हो? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान पर डिपेंड कौन करेगा? विशिष्ट आवेश। और ये द्रव्यमान एक मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? वेग पर। तो कहने का अर्थ क्या हुआ भाई? वेग पर द्रव्यमान निर्भर करेगा और द्रव्यमान पर विशिष्ट आवेश निर्भर करेगा। तो सीधा ये भी बोल सकते हैं हमें कि विशिष्ट आवेश होता है वो वेग पर निर्भर करता है। विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है। आगे बढ़ेंगे, चौथा गुणधर्म, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, इसमें यह होता है किसी वस्तु पर मुक्त आवेश, किसी वस्तु पर मुक्त आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन यानी मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे मैं परिभाषा लिखता हूं, किसी निकाय का मुक्त आवेश मूल आवेश यानी मूल आवेश कहते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को। यानी किसी वस्तु पर देख लीजिए, चाहे निकाय पर देख लीजिए, उसका यदि आप मुक्त आवेश यानी टोटल आवेश देखोगे उस पर, तो वो आवेश मूल आवेश कहते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को, या न्यूनतम आवेश है वो कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। ये माइनस के, किसके हैं? माइनस के, समझ गए। और प्रोटॉन का भी समान होता है, इस जगह चिन्ह आ जाएगा उसका, किसका आ जाएगा? प्लस का।
अब ये क्या कहते हैं, किसी निकाय पर मुक्त आवेश है मूल आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का कितना होता है, पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 अनंत, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा इस प्रकार अनंत तक चलते जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेकर ही बता देते हैं। ये एक आपके सामने क्या है, वस्तु है वस्तु, और ये भी एक, इसमें मैं मान लेता हूं कि आवेश आ रहे हैं यानी ग्रहण कर रही है, और ये वस्तु आवेश क्या कर रही है, त्याग रही है। मान लिया इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस वस्तु पर आवेश कितना होगा, पहले उदासीन मान लीजिए। अब आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको ऐसे देता माइनस में 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10 की घात -19। मान लीजिए एक की जगह इस वस्तु ने कितने ले लिए, 2 ले लिए, कितने ले लिए, 2 ले लिए, तो अब कितना हो जाएगा, -2 इंटू ये सेम टू सेम। मान लीजिए अब इन्होंने 3 ले लिए, इसी प्रकार मान लीजिए इन्होंने कितने ग्रहण कर लिए, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो आवेश कितना हो गया, -n इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। समझ गए बात। इसमें से मान लीजिए इन्होंने B वस्तु है, ये A मान लिया मैंने, B से एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया, त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा, प्रोटॉन का आवेश कितना बताया था मैंने, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। तो याद रखना कितना त्यागा है इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन आवेश, एक त्यागा है, तो बढ़ोतरी किसकी हुई है, प्रोटॉन की। प्रोटॉन की कितनी हुई है, 1, तो 1 इंटू प्रोटॉन की जगह मैं यदि इलेक्ट्रॉन ही लिख दूं फिर भी आएगा यहाँ पर प्लस, क्योंकि किसकी पॉजिटिव में वृद्धि हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश। मान लीजिए एक की जगह इन्होंने कितने त्यागे, 2, तो +2, कितने प्रोटॉनों की वृद्धि हो जाएगी, 2 की, और इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लीजिए इन्होंने 3 त्याग दिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इन्होंने n त्याग दिए, समझ गए। अब इन दोनों को मैं देखता हूं, टोटल आवेश मान ज्ञात करना है, कुल आवेश कितना, कुल आवेश, तो इनका दोनों का, ये कोई जरूरी या आवश्यक नहीं है कि A वस्तु और B वस्तु केवल इलेक्ट्रॉन त्याग के वस्तु होती है, आवेशित होती है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकती है, ग्रहण भी कर सकती है। तो इसका कुल आवेश का मान देखिए, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, त्याग भी सकती है, ग्रहण भी कर सकती है, प्लस माइनस। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, समझ गए। N2 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, गुणा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इनटू इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 1 2 3 n n, यानी n ले रहे हैं, पूर्ण संख्या है, तो 1 से शुरू करके अनंत तक मैंने कितनी ले ली, माना कि वो संख्या आपकी n है, ये लो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये इलेक्ट्रॉन
ये कुल आवेश को किससे लिखेंगे? Q। तो उसका परिभाषा का सूत्र क्या बन गया? ये किसी वस्तु पर आवेश कैसे निकालोगे? Q बराबर यानी Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N क्या है? पूर्ण संख्या है। N बराबर 1 2 3 डेश अनंत। समझ गए बात? एक अच्छी तरह समझ गए ना? ये सूत्र किस प्रकार आया? दोनों तरफ से प्लस और माइनस आगे क्यों लगे? NE कैसे आया? ये इस प्रकार से इसका सूत्र का निर्माण हुआ। अब एक बात आती है कि आवेश होते हैं, ये क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है? क्वांटीकरण का वैसे अर्थ होता है वियुक्त रूप। कौन सा रूप होता है? वियुक्त रूप। और ये तो आपके साथ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लगातार सतत रूप से, ऐसा लग रहा है ना सतत 1 2 3 4, लेकिन ये सतत रूप से नहीं है। देखो नियमानुसार आपके इलेक्ट्रॉन आपके हिसाब से तो इस प्रकार किसी पर नहीं आते हैं कि एक वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, ऐसे कभी त्यागती है क्या? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, उसके बाद 1.1 इलेक्ट्रॉन, इसके 1.3 इलेक्ट्रॉन या 1.2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है? कभी नहीं त्यागती। कैसे त्यागती है? ऐसे त्यागती है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया या 2 या 3 या 4, यानी तो बीच के 1.1 1.2 1.4 1.5 ये सारे क्या हो गए? मिस हो गए। तो ये आपको इस स्पष्ट रूप से परिभाषा मिल गई कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, वो एक मुक्त पूर्ण संख्या में होते हैं। किसमें होते हैं? पूर्ण संख्या में होते हैं। हमेशा के लिए ध्यान रखना ये ने कि वो अन्य संख्या में होता है, ये बार नहीं भाई 1.1 हो गया 1.2 हो गया ना, वो केवल किस रूप में, या ये भी कह सकते हो कि आवेश का स्थानांतरण, मुक्त आवेश का स्थानांतरण हमेशा पूर्ण संख्या में होता है। किसमें होता है? पूर्ण संख्या में। तो ये बीच वाले 1.1 1.2 ये छूट गए सारे। तो आवेशों का प्रवाह याद रखना हमेशा के रूप में सतत माना जाता है, न कि सतत होता है। वाकई वियुक्त रूप से होता है, यही क्वांटीकृत होता है, इसे ही क्वांटीकृत कहते हैं हम। देखो अब इसके कई अपवाद बताता हूं मैं। अपवाद के तौर पर काम करते हैं जिनका नाम है क्वार्क। ब्रेड नाम के वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था? इनको उत्पादित किया था, इन प्रतिपादित किया था। क्वार्क ये होते हैं कि ये छोटे अन्य मूल कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये इन कणों की बनावट है वो इन कणों से होती है। किन कणों से? क्वार्क कणों से। क्वार्क कण का इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है? प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन आवेश। सर आप कह रहे थे होता ही नहीं है। क्वार्क का ये आवेश होता है वाकई में। बॉटम है, टॉप है, बॉटम क्वार्क है, टॉप क्वार्क है, इनका ये आवेश होता है। आप कह रहे थे पूर्ण संख्या में होता है, तो कंफ्यूज। याद रख लेना ये क्वार्क के आवेश हैं, ये कभी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। यानी वाकई में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएंगे तो मुक्त अवस्था चाहिए ना। मुक्त अवस्था में कभी भी क्वार्क का ये आवेश नहीं होता है। ये क्वार्क पर ही पाया जाता है, ओनली फॉर आवेश स्थानांतरित के समय नहीं पाया जाता है। यानी ये मुक्त अवस्था में स्थानांतरित नहीं होते हैं। याद रखना ये बात आप। क्वार्क। अब आपको आवेशों का क्वांटीकरण क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो आवेश स्थानांतरित होते हैं तो मुक्त अवस्था में हो सकते हैं, पूर्ण संख्याओं के रूप में होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पूर्ण संख्या में होता है। और सभी स्टूडेंट आपको जो PDF है नोट्सों की वो पहले पार्ट की पूर्णतया मैं भेज दूंगा। ओके।